उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का करेगा काम। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के येलो अलर्ट किया गया जारी। वहीं महाराष्ट्र और गोवा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की जताई संभावना। नोएडा और गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। लोगों को रेडियो के महत्व से अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। और चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन का खिताब। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कई छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा देकर सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. The youth have to empower themselves not by political intoxication, but through the mechanism of capacity building and personality development with the ultimate objective of nurturing a healthy environment and society. उपराष्ट्रपति ने कहा कि असहमति को विरोध में बदलना जनतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। यह संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। एक छत के नीचे विरोध और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन विरोध को प्रतिशोध में बदलना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि बातचीत और फिर विचार विमर्श से ही इसका समाधान निकल सकता है। प्रजातंत्र में प्रतिघात का कोई स्थान नहीं है। आज के हालात कितने विचित्र हो गए। असहमति को तो स्वाभाविक है, आवश्यक नहीं है कि हमारी बात पर सहमत हों। हम असहमत हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर असहमति को विरोध में बदलना जनतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मूल भावना से मेल नहीं खाता। ये असहमति करो, इसको विरोध मत मानो। इसमें खिंचाव और गांठ जन कल्याण के लिए हितकारी नहीं हो सकते। एक छत के नीचे विरोध और असहमति स्वाभाविक है। विरोध का प्रतिशोध में बदलना प्रजातंत्र के लिए हितकारी नहीं है। इसका एक ही निदान है, डायलॉग। एक ही निदान है, विचार विमर्श। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का काम करेगा। इसमें जामिया जैसे संस्थाओं की अहम भूमिका होगी। को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920 आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपके नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं।
इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मणिपुर में महिलाओं पर हुई हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चाहे राज्य कोई भी हो, महिलाओं पर हुई हिंसा पीड़ादायक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ महिलाओं पर होने वाली जो हिंसा है उस पर लगाम लगाएं। महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो। केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर, राजस्थान, बिहार और बंगाल राज्य में महिलाओं पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि महिलाओं पर हुई हिंसा पर संसद में बहस करें। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां संसद में बहस से भाग रही हैं। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गुढ़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो आवाज उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है, पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र में 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने 203.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। जहां तक सड़क और यातायात का सवाल है, मुंबई में कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो वहां पर भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बरसात नवसारी में हुई। नवसारी में 306 तो जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश हुई। जल प्रभावित क्षेत्र से पानी निकालने का काम चल रहा है। जूनागढ़ में 750 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
भारी बारिश के कारण राज्य में 46 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भारी बारिश की वजह से राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ जैसी जो स्थिति है उसके बारे में बात भी की। रुक करते हैं हिमाचल का, जहां भारी बारिश के कहर से यातायात भी प्रभावित हुआ है। किन्नौर और शिमला जिलों में भूस्खलन के कारण NH5 अवरुद्ध हो गया। सड़क मार्ग को फिर से सुचारू तौर पर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर चला गया। यमुना का जलस्तर 206.01 मीटर दर्ज किया गया है। दिल्ली के पुराना लोहा के पुल पर यमुना के पानी का बहाव एक बार फिर तेज हो गया। वहीं बात राजधानी दिल्ली की करें तो धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शाम के समय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके साथ ही दिल्ली में बादल छाए रहने की भी और साथ ही साथ हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल से यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर फोन पर भी बात की है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और अन्य विभागों ने तैयारियां तेज कर दी। श्रद्धालुओं को लेकर गहरे पानी की ओर न जाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। बात अगर नोएडा की करें तो हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने कुछ घरों को खाली करवाया। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। NDRF द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। खबर असम से, जहां बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ। बाढ़ से प्रभावित लोगों में भी कमी आई है और हालांकि धुबरी की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। राज्य के 4 जिलों में अभी भी बाढ़ के पानी का जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मौसम विज्ञान विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात काशी की अब, जहां चल रहे मंदिर महाकुंभ में एक खास बात देखने को मिली। यहां ऐसे युवाओं को आमंत्रित किया गया जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये अपने अनुभव से लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं, उनसे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर डीडी न्यूज ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से खास बात की है, आइए सुनते हैं। मंदिरों का महाकुंभ काशी में है और हर तबके से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले, मंदिरों के पुजारी, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया जो आज रीढ़ हो गई है प्रचार प्रसार की, जानकारी की,
उससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या अनुभव है आपका और इसको किस तरह से आप लोग स्प्रेड करोगे? सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है ये सारी चीज़ों में। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले हमारा एक आइडिया था ना कि मंदिर मतलब हमेशा से पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद या ऐसा कुछ, तो ये जो ध्यान धारणा है ये चेंज होते जा रहा है। युवाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल के द्वारा हम लोग इन्फ्लुएंस इसलिए कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ये एक बड़ा रोल प्ले रहता है कि हम हर एज कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया द्वारा। इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं हम सबको एक कोलैब मीन्स ऐसे कलेक्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्रेड करेंगे। जो सारे यहाँ पे जो मुद्दे उठा रहे हैं टेम्पल क्लीनिंग के बारे में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो हम लोग सब वो स्प्रेड करेंगे यूथ को कि ऐसे ऐसे टेम्पल्स क्लीन करते जाइए, प्लास्टिक वेस्ट मत फैलाइए। मंदिरों का सबसे ज़रूरी काम है मैनेजमेंट, सिक्योरिटी से लेकर के अपग्रेडेशन, आर्कियोलॉजी से लेकर के और एक पुरातत्वता से लेकर सब कुछ। तो इस इवेंट के थ्रू हमने अपग्रेडेशन, इवेंट मैनेजमेंट, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, बहुत सी चीज़ें सीखी। और दूसरा जो ध्यान हम देना चाहते हैं कि जो पुरातन मंदिर हैं उनका संरक्षण भी हो, क्योंकि पुरातन संस्कृति भी आगे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मंदिरों में हमारे संस्कार के खजाने दबे हुए हैं जो लोगों के सामने नहीं आए हैं। जब इन युवाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा तो निश्चित रूप से मंदिर की जो महाकुंभ की सोच है ये युवाओं में फैलेगी, अपनी अगली पीढ़ी तक जाएगी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह, डीडी न्यूज़, वाराणसी। दिल्ली में ITPO कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है और आगामी 26 जुलाई को दिल्ली में पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसे ही 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक एम्फी थिएटर भी है। ये कॉम्प्लेक्स भारत के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान देने की बात है कि भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को तत्कालीन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यह शब्द वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। संचार क्रांति की स्पर्धा में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन निश्चय ही भारत में रेडियो सेवाओं, विशेष रूप से आकाशवाणी को युगानुरूप और अधिक अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की दिशा में प्रेरणा का कारक है, क्योंकि इंटरनेट, टेलीविजन जैसे जनसंचार माध्यमों के साथ साथ रेडियो या आकाशवाणी की सेवाएं आज भी भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सेवाएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने उद्घोष के साथ युगानुरूप अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई अपनी उपस्थिति मजबूती से बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब बात खेती किसानी को लेकर, जिसके लिए किसान को पानी की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा
अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इन तरह के जो सरोवर हैं उनका निर्माण हो चुका है और यहाँ सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अंचल से देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के किसान खेती के लिए पानी नहर या ट्यूबवेल के माध्यम से लेते हैं, पर कुछ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होने के चलते पानी की समस्या रहती थी। पर अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना का लाभ उठाते हुए किसान फसलों में अच्छा उत्पादन करने लगे हैं। अमृत सरोवर योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नर्मदापुरम में अमृत सरोवर योजना के माध्यम से 7 ब्लॉक में 101 अमृत सरोवर तालाब बनवाए जा रहे हैं, जिसमें से 80 तालाब बन चुके हैं। इससे क्या है, कई किसानों को फायदा होगा। जैसे कई किसानों इससे पानी लेने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे कई बार नहर या ये पानी नहीं आया, हमारे इधर नहर नहीं है, तो इससे हमें यही है कि ट्यूबवेलों को रिचार्ज भी मिल जाता है। इससे कई बेनिफिट है। इससे बहुत फ़ायदा, खेती के लिए 3 फसल ले सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए भी बहुत फ़ायदा है। जैसे गर्मियों में ट्यूबवेल सूख जाते तो जिससे ट्यूबवेल सूखेंगे नहीं। जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत का कहना है कि इन अमृत सरोवर तालाबों के माध्यम से 13 से 14 लाख क्यूबिक पानी उपलब्ध कराई गई है, जिससे 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है, जो जिले की बड़ी उपलब्धि है। इससे लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नवीन रूप से सिंचित कर पा रहे हैं। अधिकांश जगह हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया है जहां पर पहले पानी की कमी थी, तो इन अमृत सरोवर के बनने से वहां की जो भूमि है वो भी सिंचाई कर पा रहे हैं, प्लस जो पानी की जो दिक्कतें थी लोगों को, उसका भी समाधान हुआ है। तालाब के आसपास के जो किसान हैं, जहां पर पहले वो सिर्फ एक फसल कर पाते थे, अब पानी रहने की वजह से वो 2 फसल कर पा रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी अनेकों योजनाओं में से एक अमृत सरोवर योजना ने नर्मदापुरम जिले के किसानों की तकदीर बदलने में बड़ा योगदान दिया है। नर्मदापुरम से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। बात स्पेन की, जहां आज मध्य अवधि चुनाव के लिए मतदान होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का मुकाबला रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के बीच होगा। अंतिम जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी को सबसे आगे दिखाया गया है, लेकिन किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो बहुमत हासिल किया जा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा किया। वहीं खबर इजराइल से, जहां न्यायिक सुधार जो विधेयक है उसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव और यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। बिल लागू न होने की वजह से और सरकार को जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार मिल जाएगा, और इसीलिए नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों का आरोप है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा। स्वीडन और डेनमार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर बगदाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डेनिश दूतावास तक जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने एहतियातन ग्रीन जोन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों में सत्तारूढ़ इराकी दल और सशस्त्र समूह भी शामिल रहे। आपको बता दें कि डेनमार्क में एक व्यक्ति ने इराकी दूतावास के सामने एक धार्मिक किताब में आग लगा दी थी। वहीं रूस के पश्चिमी मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल में गर्म पानी का पाइप फटने से करीब 4 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक आपातकालीन सेवा से जुड़े लोग घायलों की मदद करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गर्म पानी के कारण घायल लोगों में ऐसे कुछ लोग हैं जो काफी जल गए। खबर ग्रीस से, जहां के जंगलों में आग का कहर जारी है। दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्कत के साथ जुटे हैं। बढ़ते तापमान के कारण आग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। फिलहाल ग्रीस सरकार पीड़ित परिवारों को राहत मुहैया कराने के कार्यों में जुटी हुई है। खबर कनाडा से, जहां पर भारी बारिश की वजह से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से सड़कों, पुलों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कहा कि वो 2 बच्चों सहित 4 जो लोग हैं वो लापता हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाव कर्मी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने प्रांत के सबसे बड़े शहर हैलिफैक्स और 4 अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। रुक करते हैं अब खेल जगत की खबरों को और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला जो है उसके तीसरे दिन खेल बारिश की वजह से बाधित रहा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर 229 रन बनाए। फिलहाल एलेक अथांजे और जेसन होल्डर क्रीज पर नाबाद। वहीं वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल भारत से 209 रन पीछे। भारत ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए। रन मशीन विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में। दरअसल विराट ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में शतक लगाया और अपने नाम की धूम मचाई। ऐसा करने वाले कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने यह कमाल वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन के टेस्ट मुकाबले में किया। बात कोरिया ओपन की। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से हराया और मुकाबले का पहला गेम 21-17 से इंडोनेशियाई जोड़ी के नाम रहा। भारतीय जोड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से जीतने में सफलता पाई और उसके बाद तीसरे गेम को 21-14 से जीतकर मैच अपने नाम किया। आगामी एशियाई खेलों के लिए चल रहे कुश्ती चयन ट्रायल में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया एशियाई खेलों के ट्रायल में महाराष्ट्र के पहलवान आतिश टोटकर से हारकर बाहर हो गए। आतिश ने 57 किलोग्राम के मुकाबले में शीर्ष भारतीय पहलवान को हराकर आईजी स्टेडियम में हलचल मचा दी। इस हार के नतीजन रवि दहिया आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत टीम जो है वो इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान ए से हाई वोल्टेज फाइनल में भिड़ने वाली है। यश ठुल की अगुवाई में भारत का पलड़ा भारी है। लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से पराजित किया था। भारत ने सेमीफाइनल में 211 रन का बचाव करते हुए बांग्लादेश को 51 रन से पराजित किया। श्रीलंका में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है। यश की इस टीम ने खेले गए जो अब तक सभी मुकाबले हैं उसमें जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई। वहीं पाकिस्तान की टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर चुके हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।